आज शुरुआत करते हैं पॉलिटी की। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। पूरे सिलेबस को मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि किन किन हिस्सों के ऊपर चीज़ों को हमें गौर करना है, सिलेबस के अंदर है क्या क्या चीज़। और उसके बाद आज मैं शुरुआत करूँगा कि संविधान क्या है। क्लियर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फेडरल क्या होता है, ये सारा कुछ समझने की ज़रूरत है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बाद फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके फाइनल इम्प्रिंट्स क्या है, इसके अंदर चीज़ें होनी क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है। और देखिए, पॉलिटी या राज्य व्यवस्था, क्लियर, राज्य व्यवस्था की यदि बात की जाए तो सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से परिचय। इसके बाद दूसरा यूनियन एंड स्टेट्स यानी कि संघ एवं राज्य। तीसरा सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। सिटीजनशिप के अंदर सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सिटीजनशिप होती क्या है, सिटीजनशिप कितनी तरीके से ली जा सकती है, सिटीजनशिप किस किस तरीके से गवाई जाती है। इसके बाद हम CAA के ऊपर विचार करेंगे, फिर NRC के ऊपर देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। चौथा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार। और इसके बाद जो नेक्स्ट है पांचवा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर है? तो ना इसके बाद बारी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज की। किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज। नहीं, कब लिया गया, स्वर्ण सिंह समिति की क्या रिकमेंडेशन थी, क्या रिकमेंडेशन किया गया, किन चीज़ों को माना गया इंदिरा गांधी के समय में, किन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया। इन सारी बिंदुओं के ऊपर देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, फंडामेंटल राइट्स से क्या मतलब एक तरीके से लड़ाई है तो कैसे उसको बैलेंस किया गया है। ये सारा चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं। तो छठा, सातवें के अंदर आप देखिए कि यूनियन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? यूनियन के बारे में। यानी कि केंद्र की बात की जाए, और केंद्र के अंदर तीन हिस्से होंगे। एग्जीक्यूटिव, क्लियर, दूसरा लेजिस्लेचर, और तीसरा जुडिशियरी। बारी बारी से देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंदर केंद्र स्तर पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंदर हम समझेंगे कि कैबिनेट रैंक का क्या होता है, मंत्री, काबीना मंत्री क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री क्या होते हैं, और तीसरा हम देखेंगे कि डिप्टी मिनिस्टर यानी कि जो उप मंत्री है वो क्या होते हैं। फिर कैबिनेट कमेटी के बारे में समझेंगे, कौन सी 2 कैबिनेट कमेटी जो मोदी जी की सरकार 2019 में आई है उसमें कौन से 2 कैबिनेट कमेटी को जोड़ा गया है, ये सारा कुछ देखेंगे। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है लेजिस्लेटिव या विधायिका का, उसके अंदर हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, और पार्लियामेंट को काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पीटी में भी पूछे जाते हैं
और मेंस के अंदर भी क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इधर हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा, क्लियर, और दूसरा लोकसभा। नहीं, इसके अंदर मतलब जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे सभापति के रूप में काम करते हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं सभापति के रूप में जब काम करते, उसके बाद आप देखो कि डिप्टी स्पीकर का क्या रोल होता है, ये सारा कुछ समझेंगे। इसमें देखेंगे कि बजट कैसे लाया जाता है, किन किन तरह की बिल होती है, ठीक है, विधेयक किस किस तरीके के होते हैं, मनी बिल का क्या प्रावधान है, ठीक है, फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में क्या फ़र्क है, वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या फ़र्क है। ये सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन इसमें जो बारीक फ़र्क है उसको समझने की कोशिश करेंगे। धन विधेयक के बारे में हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, कि कैसे इसको लाया जाता है, राज्यसभा की शक्तियाँ इसके बारे में क्या क्या है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं जब हम लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे। किस लेवल पे, तो यूनियन लेवल पे। और जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उसके जो अधिकार हैं, कैसे नियुक्ति होती है, कॉलेजियम का सिस्टम क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है इससे रिलेटेड, एनजेएसी का कंट्रोवर्सी क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, क्लियर। तो ये सारा कुछ समझने जा रहे हैं। इसके अलावा जब आप नेक्स्ट हिस्से पे पहुंचते हैं तो वो क्या है, स्टेट लेवल पे बिल्कुल आपको यही चीज़ें दिख जाएगी। किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे। देखिए, तो स्टेट लेवल पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अंदर स्टेट 8वां जो होगा हमारा, वो स्टेट यानी कि राज्य के स्तर पे एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, क्लियर। और लेजिस्लेचर इस लेवल पे यदि देखा जाए स्टेट के लेवल पे, तो समझेंगे कि विधानसभा, उससे पहले देखिए कि जहाँ जहाँ विधान परिषद है जो कि अपर हाउस है, नहीं, उसके बारे में, फिर विधान सभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस लेवल पे यदि आप जुडिशरी को देखें तो हाई कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं, कैसे नियुक्ति होती है, किन किन चीज़ों को हाई कोर्ट गवर्न करता है, कैसे जो सबोर्डिनेट उससे जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके बारे में। नाउ और मैं जैसे जैसे सिलेबस लिखवा रहा हूँ उसी के हिसाब से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम चलेगा। और देखिए 9th में आप आ जाएं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय निकाय, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, म्युनिसिपैलिटीज, नहीं, नगर पालिका के बारे में, फिर पंचायत के बारे में, और तीसरा हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, सहकारी समितियों के बारे में, कि इस पार्ट को पूर्णता दी जा सके। इसके बाद देखिए कि अलग अलग तरीके के कमीशंस हैं, कुछ जो संविधान के अंदर ही बनाया गया है, कुछ जो कानून के तहत बनाया गया है। जो कानून के तहत बनाया गया है वो स्टैट्यूटरी कमीशन कहलाता है, और जो संविधान के तहत ही व्यवस्था है वो फाइनेंस कमीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनेंस कमीशन। जैसे उसको फाइनेंस कमीशन एक उदाहरण हुआ, और उसको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक आयोग कहते हैं, ठीक है, निकाय कहते हैं। चलिए, तो 10वां जो हमारा है वो फाइनेंस कमीशन, नहीं, इसे भी बड़े विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन और जो शुरुआत में प्लानिंग कमीशन थी उसके बीच में क्या मतलब द्वंद्व था,
ठीक है, 14th फाइनेंस कमीशन को समझेंगे, 15th फाइनेंस कमीशन को समझेंगे, यहाँ तक ये भी समझेंगे कि 15th फाइनेंस कमीशन की जो रोल है आज के डेट में कोविड-19 के कारण से क्या है, कैसे केंद्र और राज्य सरकार को ये जो संबंध है वो फाइनेंस कमीशन से संभाला जा सकता है या संभाला जा रहा है, खास करके जो वित्तीय प्रबंधन की यदि बात की जाए, ठीक है, जो डिविजिबल पूल है किसका, तो केंद्र सरकार का, उस केंद्र सरकार का जो डिविजिबल पूल है टैक्स का वो कैसे राज्यों को दिया जाए ये हम समझेंगे। इसके बाद बात होगी कि नीति आयोग की, किसकी, नीति आयोग की। इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा वो क्या होगा, सेंटर और स्टेट का रिलेशन, क्लियर, केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंध। इसके बाद हाल फिलहाल में नेशनल काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसको संवैधानिक जो दर्जा दिया गया उसके ऊपर हम खास तौर से चर्चा करेंगे। नौ, पहले ये क्या होती थी, एक एसेसरी हुआ करती थी, अब क्या है, संवैधानिक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हिस्सा होगा वो आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, क्लियर। सो नेक्स्ट क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 16th, फिर 17th नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नहीं, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम माइनॉरिटीज़ कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, माइनॉरिटीज़ कमीशन और लिंग्विस्टिक कमीशन, भाषाई आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। इसके बाद जो बारी आती है वो इलेक्शन कमीशन की, इससे बहुत ज़्यादा मुद्दे जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले तो इसमें समझेंगे कि प्रावधान क्या क्या है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, और उसके बाद ईवीएम का मुद्दा है, टेम्परिंग का मुद्दा है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं साथ में, जिससे कि पीटी का भी आपका कवर हो जाए और मेंस की भी चीज़ें आपकी कवर हो जाए। ओके, इसके अलावा अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, किसका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, फिर राज्य स्तर पर देखें तो हम क्या पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल, और फिर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इस सबसे पहले तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, और संवैधानिक प्रावधान पढ़ने के बाद इसमें ये समझेंगे कि रिडैक्टिव ऑडिटिंग क्या होती है, राफेल के केस में क्या हुआ, ये सारा कुछ समझेंगे। जो अभी तक जो लेटेस्ट चीज़ है, जो करंट अफेयर्स को भी साथ में हम लेके चलेंगे ना। इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा वो होगा अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं विस्तार से सिलेबस को लिखवा दे रहा हूं आपको, क्लियर। तो जो नेक्स्ट हिस्सा होगा वो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन किस ढंग से की जाती है,
और फिर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज और इससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी को भी समझेंगे। नौ, और कि राष्ट्रभाषा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, राज्यभाषा जैसी चीज़ होती है। और फिर हम समझेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, फिर आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति की, और फिर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। जो लास्ट हिस्सा होगा वो क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। और इसके साथ ही आपके सिलेबस का हिस्सा है यूएसए के संविधान को भी आपको पढ़ना है, यूके के संविधान को भी पढ़ना है, फ्रांस के संविधान को पढ़ना है और चाइना के, ये भी हम विस्तार से इसके ऊपर कवर करेंगे। तो मोटे तौर से ये आपका सिलेबस है। मैं एक बार हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ आपके लिए जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। तो सबसे पहले समझिए कि पहला जो हिस्सा है वो संविधान एक परिचय, लिखते चलें। दूसरा संघ एवं राज्य। तीसरा नागरिकता। चौथा मूलभूत अधिकार। पांचवा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर लिखें मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत कर्तव्य। छठा, सातवें पे आए तो सबसे पहले लिख लीजिए केंद्र, और केंद्र के अंदर कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंदर लिखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। फिर दूसरा हिस्सा लिखें विधायिका, विधायिका के अंदर लिखिए राज्यसभा, लोकसभा। फिर तीसरा हिस्सा न्यायपालिका का है, केंद्र स्तर पे लिखिए न्यायपालिका, उसके अंदर लिखें सर्वोच्च न्यायालय। अब आते हैं राज्य के स्तर पे। राज्य के स्तर पे भी कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। तो सबसे पहले लिखिए कार्यपालिका, जिसमें महत्वपूर्ण है राज्यपाल। दूसरा लिखें मुख्यमंत्री। तीसरा मंत्री परिषद। विधायिका, विधायिका के अंदर लिखें विधानसभा, विधान परिषद। तीसरा हिस्सा न्यायपालिका का है, न्यायपालिका के अंदर लिखिए उच्च न्यायालय। ओके, अब नाइन्थ में लिखें स्थानीय निकाय। क्या लिखेंगे? स्थानीय निकाय, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत है पहला। दूसरा लिखें नगर पालिका। तीसरा
सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। 10th या 10वां लिखें वित्त आयोग। 11th लिखें नीति आयोग। क्लियर। उसके बाद 12th में लिखें राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 13th केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। 14th लिखें अंतर्राज्यीय परिषद। 15th लिखें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 16वां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 17वां लिखें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ट्राइबल कमीशन। 18वां लिखें राष्ट्रीय भाषा और कॉमा देने के साथ लिखें अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। 19वां चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इवन स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। 20वां लिखे महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 21वां लिखे महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये हर एक राज्य में होते हैं। 22वां लिखें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 23वां जो हिस्सा है वो लिखें संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। 24वां लिखे राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। 25वां लिखे राज्य भाषा, 25वां लिखे राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। 26वां लिखे संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये मैंने सबसे अंत में बाद में इसलिए रखा है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे ना तो इसको समझ पाना, संविधान के निर्माण को समझ पाना बहुत ही आसान सा हो जाएगा, रैदर देन पुटिंग इनटू द बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत में रखने के बजाय। ओके, सो फिर लिखिए आपातकाल या इमरजेंसी। फिर लिखें राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्लियर, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो ये मोटे तौर से समझिए कि सिलेबस है जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अब बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं, और आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ वो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि संविधान है क्या। क्लियर, संविधान किस किस तरीके के होते हैं, क्लियर, इसका मतलब क्या है, नहीं तो एक एक बारीकियों को अब समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या होता। क्लियर, इट इज अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन, लॉ ऑफ द नेशन। समझिए,
इसके नोट्स भी आपको साथ साथ अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि आप लिंक से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन साथ में लिखते भी चलें और समझते भी चलें। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि संविधान क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये किसी भी देश का मूलभूत कानून है और ये ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन है। ऑर्गेनिक का कहने का मतलब ये जीवंत है, जीव जैसा है। क्लियर? जीवंत कहने का ये मतलब जैसे जीवों में बदलाव होता है समय के हिसाब से, उसकी एडेप्टेबिलिटी होती है, अनुकूलन होती है, उसी ढंग से संविधान की भी क्या होती है, अनुकूलन होती है। ये बात समझ में आ गई? तो किसी भी देश का मूलभूत कानून है, जब ये कहा जाए तो इसका ये मतलब है कि जब भी देश में कोई कानून बनाई जाए तो इस मूलभूत कानून को देखते हुए बनाई जाए, यानी कि उसके हिसाब से बनाया जाए इसे। क्लियर? और ये देश का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंट्री। क्लियर? किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये कानून है। नाउ अब देखिए कि जब मैंने बोला ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि सबसे पहले ये लिविंग होगा, जीवंत होगा, यानी कि समय के हिसाब से बदलाव होगा। इसको देखिए, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि आप 1950 या 60 के दशक में ये सोचिए, तो उस समय लिविंग रिलेशनशिप में रहना, यानी कि बिना शादी के पुरुष और महिला को रहना कहीं ना कहीं एक क्या था, उस समय सोशल टैबू माना जाता था। ठीक है, सामाजिक रूप से वो स्वीकार्य नहीं था। अभी भी कुछ हद तक स्वीकार किया गया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग, ध्यान देना, उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनको भी उनकी संपत्ति पे मालिकाना हक होगा, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर मुहर लगा दी गई है। यानी कि समाज के बदलाव के साथ साथ क्या होगा, संविधान में भी बदलाव करना पड़ेगा, और यदि संविधान में बदलाव नहीं किया गया तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगा, खत्म हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब 26 जनवरी 1950 से जब इसको लागू किया गया पूर्णतया, तो उसके बाद से बहुत सारे अभी तक क्या किए जा चुके हैं, बदलाव किए जा चुके हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आप ये समझें कि एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, इट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, ये हर कुछ बताता है कि कैसे कंट्री को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे कंट्री फंक्शन करेगी। नहीं, हाउ कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड। मैं देखिए साथ साथ हिंदी भी बोलता जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग हिंदी माध्यम के छात्र भी साथ साथ लिखते जाएं कि देश को कैसे संगठित किया जाएगा, हाउ कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस शैल वर्क। नहीं, संविधान के तहत जो संस्थाएं बनाई गई या पद सृजित किया गया, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके पद की लिमिटेशन क्या होगी, ध्यान देना, उनका कार्यकाल क्या होगा, ये सारा कुछ इसके अंदर व्याख्या दी गई है। किसके अंदर? तो संविधान के अंदर। नाउ अब देखें कि इसके अलावा समझिए, व्हाट आर द सॉवरेन पावर ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट आर द सॉवरेन पावर ऑफ गवर्नमेंट इज गिवन बाय, ओके, एज लिखिए, enshrined in the constitution, in the constitution। तो सरकार का सार्वभौमिक शक्ति क्या है? सार्वभौमिक शक्ति के अंदर
सबसे पहले तो ये समझें कि जब सरकार कोई पॉलिसी डिसीजन लेती है, कोई नीतिगत फैसला लेती है, और उस फैसले के तहत जब सरकार विधेयक लाके पार्लियामेंट में या संसद में कानून बनाती है, तो ये जो अधिकार है वो क्या कहलाता? सार्वभौमिक शक्ति कहलाता। क्या कहलाता? सार्वभौमिक शक्ति कहलाता। और ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान में इसको विस्तार से बताया गया है कि सरकार की सार्वभौमिक शक्ति क्या है और उसके ऊपर अंकुश या क्या क्या पाबंदियां लगाई गई है, अंकुश या क्या क्या पाबंदियां लगाई गई है। अब देखिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखो, जहाँ तक संविधान को के अनुकूलन का सवाल है, जैसे आप सबरीमाला के केस को देख लीजिए। सबरीमाला के केस में क्या हुआ कि 10 से 50 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं, जो कि रजोस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में होती हैं, उनको सबरीमाला के सैंक्टम सैंक्टोरम में, यानी कि उस मंदिर के, केरल के इस मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। क्लियर? अब ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि ये जो राइट टू इक्वालिटी जो दी गई है अनुच्छेद 14 के तहत, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाया तो उसके खिलाफ बहुत सारे लोग कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए। क्लियर? और फिर 137 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के 137 के तहत क्या डाला? रिव्यू पिटीशन डाला। समझ में आई बात? रिव्यू पिटीशन डाला। अब रिव्यू पिटीशन के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा शुरू की तो इसके साथ ही दूसरे धर्मों में भी इसी तरह के भेदभाव की बात आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, हम ये जो फैसला लेंगे रिव्यू पिटीशन पे वो बाद में लेंगे, पहले इन चीज़ों पे फैसला होगा कि क्या कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हिंदू महिला के राइट को उठा सकता है या हिंदू धर्म का व्यक्ति मुस्लिम महिला के राइट्स को उठा सकता है। इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा और इसके लिए 7 जजों की बेंच गठित कर दी गई है और उस पर जो फैसला आएगा उसके हिसाब से होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए और होगा भी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया जाता है उसके अंदर बदलाव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाती है, वो चाहे रिव्यू पिटीशन के तहत हो, 137 की बात की जाए, या फिर क्यूरेटिव पिटीशन आर्टिकल 142 के तहत हो। इसके बीच में क्या फ़र्क है ये मैं व्याख्या दूंगा आगे जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन ये समझ में आ चुकी कि भाई आखिर बदलाव के साथ साथ संविधान में बदलाव की भी ज़रूरत है। जो सामाजिक स्थिति बदले, उसके बाद आर्थिक स्थिति बदले, तो साथ में संविधान को भी बदलना पड़ेगा ताकि समय के साथ वो क्या कर पाए, कोप अप कर पाए, समय के साथ चल पाए। ठीक है? ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा और ये चर्चा काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं एक एक चीज़ के ऊपर, ट्रिपल तलाक के ऊपर क्या हुआ है, ठीक है, SC/ST एक्ट के ऊपर 1989 के, इसके ऊपर अलग अलग वीडियो में बनाऊँगा और तकरीबन हर एक मुद्दे के ऊपर 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा जो कि जिसमें कि मैं आपको बड़े विस्तार से ये समझाऊँगा। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि संविधान है क्या। अब देखिए, जो दूसरा मुद्दा उठता है कि कितने तरीके के संविधान होते हैं, तो समझें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये समझें कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और दूसरा अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है।